तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर मैथ में पूछा गया सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं, जो पहले से चल रहा है। इससे पहले 6 क्लास का सेट प्रैक्टिस हम करवा दिए हैं। आप सभी ने नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो सेट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए सभी मैथ के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इसमें है, किसी वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर है और एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई इस वर्ग की भुजा की क्रमशः 2/3 और 1/3 है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले भी सेट में यह ऑलरेडी आ चुका है। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग का भुजा। वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है? तो 33 सेंटीमीटर। वर्ग का भुजा बराबर 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 33 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1089 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा था एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इसी वर्ग के भुजा का 2/3 और 1/3 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? आयत। तो यहाँ पर आयत का लंबाई और चौड़ाई हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले चलिए इसको ऐसे करते हैं हम लोग। आयत में जाएंगे, ठीक है, और आयत का जब हम लोग लंबाई निकालेंगे, लंबाई हो जाएगा कितना? तो लंबाई कह रहा है इसी वर्ग के भुजा का 2/3 है। तो वर्ग का भुजा 33 था और इसका 2/3 जब हम लोग करेंगे तो इसको जब काटेंगे 11 बार में तो 11 दूना यहाँ पर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह लंबाई हो गया। और चौड़ाई इसी तरह फिर से हम लोग निकाल लेंगे। चौड़ाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चौड़ाई कह रहा है इसी वर्ग के भुजा का 1/3 है। तो 1/3 से गुना करेंगे, फिर इसको हम लोग जब काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। तो 11 गुना 1 करेंगे तो 11 गुना 1 करेंगे तो 11 गुना 1 11 सेंटीमीटर। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई भी निकल गया और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले क्षेत्रफलों का अंतर तक जाने के लिए दोनों का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। पहला का वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया है, अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो जब लंबाई निकालेंगे तो लंबाई कितना था? 22 और चौड़ाई 11। लंबाई गुना चौड़ाई, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 11 दूना 22 के 2 और 11 दूना 22 2 24, यानी 242 सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल में है इसलिए पावर में स्क्वायर होगा। अब कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? तो अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर बराबर यहाँ पर लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आया था हम लोग को कितना? तो 1089 माइनस आयत का क्षेत्रफल 242। और इसको जब हम लोग घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 847 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। 847 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी अपने से बनाने का प्रयास करेंगे और कमेंट करेंगे अपना उत्तर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, नरेश 30 जून को सुबह 11:20 पर अपनी यात्रा शुरू करता है और 1 जुलाई को शाम
5:40 पर समाप्त करता है। यात्रा पूरा करने में लगने वाला समय है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो जिस दिन वह अपनी यात्रा शुरू करता है और जितना बजे शुरू करता है उस दिन का समय सबसे पहले निकालते हैं। तो उस दिन का समय निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 30 जून का, क्योंकि 30 जून को यात्रा प्रारंभ करता है। 30 जून का समय हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, तो 23:60 यानी 24 बजने में से हम लोग को पहला दिन का समय घटाएंगे जब वह चलना प्रारंभ करता है। 11:20 जब माइनस करेंगे तो यहाँ निकल कर आएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 11, 12, 23, यहाँ पर 12 हो जाएगा। इतना घंटा वह पहला दिन 30 तारीख को ही चल लिया है। इतना घंटा 30 जून को, है ना, 30 जून को इतना चल गया। अब 31 जून में सितंबर मंथ जो होता है 30 दिन का ही होता है, इसलिए 30 जून के बाद सीधा यात्रा जुलाई, हाँ 30 जून के बाद हम लोग जुलाई में चल जाएंगे। जुलाई रात को 12 बजे से दिन का 12 बजे तक अगर हम निकाल लेंगे तो 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, जुलाई में रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक जाने में 12 घंटा चला होगा। फिर जुलाई में ही कब यात्रा समाप्त करता है, तो आप सभी यहाँ देखिए 5:40 पर। अब 5:40 तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 5 घंटा 40 मिनट लगेगा। 12 बजे दिन से 5 बजे शाम तक उसी दिन जाने में 5 घंटा 40 मिनट लगेगा। अब इन सभी को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, उनका पूरा यात्रा का समय निकल जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4, 0, 4 यानी 4, 4, 8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, 2, 7, 2, 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 1, 2 यानी 29 घंटा 80 मिनट। 80 मिनट कभी आपने देखा है? नहीं, 80 मिनट नहीं होता है, क्योंकि 60 मिनट जैसे हुआ उसके बाद फिर से वह समय घंटा में बदल जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट निकाल कर इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल समय। कुल समय हो जाएगा, यहाँ से 1 घंटा इसमें लाएंगे तो 29 से यह हो जाएगा 30 घंटा, और यहाँ से 1 घंटा जब निकाल लिए तो यहाँ 30 हो गया, लेकिन यहाँ कितना बचा, 20 मिनट, यानी कुल समय 30 घंटा 20 मिनट, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 30 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए आप सभी बनाएंगे इसको अपने से, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सीताराम शहर में दूध बेचता है, वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 145 रुपये 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर सप्ते, यहाँ सप्ताह होगा, 50 रुपया नगर निगम को टैक्स के रूप में दे देता है। सितंबर 2021 में सीताराम ने कितने रुपये कमाए होंगे। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए प्रतिदिन कितना दूध बेचता है, तो 10 लीटर। प्रतिदिन कितना दूध बेचता है, तो प्रतिदिन बेचा गया दूध का मात्रा 10 लीटर। ठीक है, अब है कि सितंबर मंथ में वो कितना कमाया होगा। यहाँ कह रहा है सितंबर 2021 में कितना कमाया होगा, तो सितंबर मंथ जो होता है 30 दिन का होता है, इसलिए हम लोग निकाल लेंगे कि पूरा सितंबर मंथ में कितना दूध बेचा होगा। तो एक दिन में 10 लीटर, इसलिए 30 दिन में कितना दूध बेचा होगा। चूँकि यहाँ पर चूँकि प्रतिदिन 10 लीटर, इसलिए सितंबर में कितना दूध बेचा होगा, तो एक दिन में 10 लीटर, और पूरा सितंबर में 30 दिन का होता है सितंबर, तो 30 दिन में 300 लीटर दूध बेचा होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 50 रुपया नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है हर सप्ताह में। उससे भी पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि 300 लीटर दूध बेचता है तो कितना रुपया का दूध बेचता होगा, तो 300 लीटर दूध का मूल्य क्या हो जाएगा, 300 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, 300 गुने कितना,
तो 45 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 लीटर दूध का मूल्य दिया हुआ है 45 रुपया। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 5 15 के 5 और 3 चौका 12 1 13 135। और यह दो जीरो है, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ आके लगा देंगे। ठीक है, इतना रुपया का दूध पूरा सितंबर मंथ में वह बेचता है। अब कह रहा है क्या, अगर उसको टैक्स नहीं देना होता, हर सप्ताह 50 रुपया टैक्स देता, अगर यह नहीं देना होता तो उसका इस सवाल का उत्तर यही निकल जाता, यही हो जाता उत्तर, क्योंकि टैक्स नहीं देता था। इतना दूध बेच रहा है इतना रुपया का, लेकिन टैक्स दे रहा है कितना, तो हर सप्ताह 50 रुपया, तो 30 दिन में कितना रुपया टैक्स दिया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल टैक्स कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे 30 दिन को और 1 सप्ताह से भाग देंगे, काहे कि प्रत्येक सप्ताह वो 50 रुपया टैक्स ले रहा है ना। तो 30 दिन में 1 सप्ताह से भाग देंगे। ठीक है, और इसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे तो 7 गुना 4 7 चौका 28 और 2 30, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बराबर 4 सप्ताह 2 दिन, इसको हम लोग बोल देंगे कितना, 5 सप्ताह। इसको हम लोग मानेंगे कितना, 5 सप्ताह। ठीक है, 5 सप्ताह वह टैक्स दिया कितना करके, 5, उसका जब 30 दिन में 5 बार सप्ताह आएगा, जो 50 रुपया उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो 1 सप्ताह में 50 रुपया पे करता है, तो 5 सप्ताह में कितना रुपया पे करेगा, 5 सप्ताह का टैक्स, 5 सप्ताह का टैक्स हो जाएगा 5 गुने 50, तो हो जाएगा 250 रुपया। ठीक है, अब कह रहा बताइए कि सितंबर में वो सीताराम जो था वो कितना कमाया, तो कितना कमाया होगा, जितना भी ये पूरा दूध बेचकर 1 महीना में कमाया है सितंबर में, और उसमें से ई टैक्स को घटा देंगे तो उसका कमाई निकल जाएगा। तो उसका सितंबर का कमाई निकालना होगा, क्या करेंगे, तो 13,500 में 250 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13,250 रुपया। देखिए 13,250 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर 120 होगा, यहाँ पर जो होगा 120 होगा, बैठ सकते हैं। 120 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है, तो इसके लिए कम से कम कितनी बसों की आवश्यकता होगी। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक मिनी बस है और दूसरा बड़ी बस है। ठीक है, मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, वहीं पर बड़ी बस में इसका 3 गुना अधिक बैठ सकते हैं। तो इसका 15 है मिनी का, तो बड़ी का 3 गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर 15 तिया 45 हो जाएगा। यानी मिनी बस में 15 विद्यार्थी बैठेंगे और बड़ी बस में अधिकतम 45 विद्यार्थी बढ़ेंगे। इसको हम लोग जब ऑप्शन से बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए मिनी बस में 2 से गुना करेंगे 15 को, तो 15 गुना यहाँ पर 30 हो जाएगा, और बड़ी बस में क्या हो जाएगा, 15 बड़ी बस में हो जाएगा 45 दूना 90। देखिए 9 और 90 प्लस 30 120 यहीं से निकल गया, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, फिर से हम बताते हैं। 2 मिनी बस को लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग ट्राई करते हैं। 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस, तो 2 मिनी को मिनी से गुना करेंगे। मिनी बस पर अधिकतम कितना विद्यार्थी बैठेंगे, तो 15, और बड़ी बस में कितना, बड़ी बस में अधिकतम कितना, तो 45। जब हम इन दोनों को गुना करके जोड़ेंगे तो 15 गुना 2 30, और यहाँ 45 गुना 2 90 हो जाएगा, और 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो यह निकल कर कितना आ जाएगा, 120। देखिए 120 विद्यार्थी को ही पिकनिक पर जाना था और ऑप्शन नंबर ए फुलफिल कर रहा है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
चलिए आप सब भी बनाने का प्रयास करेंगे अपने कॉपी कलम में। एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग बराबर आता है तो इनमें से कौन सी संख्या परिपूर्ण नहीं है। अर्थात आप लोग समझे नहीं समझे, चलिए हम बताते हैं। सवाल कह रहा है जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे 4 संख्या दिया हुआ है, इनका जो भाजक होगा, इनको जो विभाजित करेगा, जो सब संख्या इनको विभाजित करेगा और यह संख्या को छोड़कर बाकी जो संख्या विभाजित करेगा उनको जब जोड़ेंगे तो वह इसके बराबर आएगा, यह चारों के बराबर आएगा। तो कह रहा है ऐसा कौन सा संख्या है जो यह चारों के बराबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 6 का देखेंगे। तो 6 को कौन कौन विभाजित करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा और 6 करेगा। उसी तरह 48 को कौन कौन विभाजित करेगा, तो 48 को विभाजित करेगा 1, 2, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी लग जाएगा भाग, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 12 से लगेगा, उसके बाद 13, 14, 15 से भी नहीं लगेगा, 16 से लगेगा, उसके बाद सीधा 24 से लगेगा और फिर 48 से लगेगा। चलिए इन दोनों को हम चेक करते हैं कि जो संख्या को हम लोग निकालेंगे उनको छोड़कर बाकी सब गुणनखंड को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाए। ऐसा 3 आएगा, 3 में आएगा, कह रहा कौन नहीं आ सकता है। तो कौन नहीं आएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 6 का बात करें तो 6 को नहीं लेना है, कह रहा है उस संख्या को छोड़कर। तो 6 का बात जब हम लोग कर रहे हैं तो 6 को नहीं लेना है, बाकी तीनों को लेंगे। 3, 2, 5, 1, 6, 6 आ गया तो यह होगा। इसलिए इसका राइट आंसर वही होगा जो जोड़कर उतना नहीं आएगा। चलिए अब 48 को देखते हैं। तो 48 को सबसे पहले काट देना है, इसको नहीं लेना है। बाकी सबको जोड़कर 48 पूरा पूरी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, जिसमें नहीं होगा वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। 4, 6, 10, 2, 12, 8, 20, 6, 26, 4, 30, 3, 33 और 33, 2, 35, 1, 36 के 6 हासिल 3। इसके बाद हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7। देखिए यहाँ पर 76 आ गया और सही उत्तर होने के लिए आना था कितना, 48। इसलिए इसी का उत्तर जो है 48 के बराबर नहीं आ रहा है। और सवाल में भी यही पूछ रहा था इनमें से कौन सी एक संख्या परिपूर्ण नहीं है, तो यही नहीं होगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा 48। क्योंकि 48 के गुणनखंड को जोड़ने पर 48 नहीं आ रहा है और सवाल में करा था उस संख्या को छोड़कर, तो 48 को छोड़ दिए थे और जोड़ने के बाद इस संख्या के बराबर आना था, इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। देखिए चेक करते हैं। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। कैसे, 1 मीटर लिखेंगे अब बटे 1 किलोमीटर लिखेंगे। इसको हम लोग अगर मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर ऊपर में रहेगा और 1 किलोमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 मीटर लिखेंगे। तो सवाल में ऑप्शन में करा 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है, जबकि ऐसा नहीं है, 1/1000वां भाग है 1 मीटर 1 किलोमीटर का, इसलिए यह इसका सही उत्तर नहीं होगा। अब है 1 लाख बराबर है 100,000 के, तो सही बात है 100,000 बराबर 1 लाख होता है। ठीक है, बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और भी देखते हैं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। हम लोग जानते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ करा 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, 1 लीटर का शतांश है, जबकि 1/1000वां भाग है। यह ऑप्शन गलत है। अगला देखिए 1 करोड़ बराबर है 100 लाख का, तो यह ऑप्शन सही है। 100 लाख बराबर क्या होता है, 1 करोड़ होता है। तो इसका ए और डी राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है और इसमें बच्चे फंसते भी हैं। चलिए इसको अच्छे तरीक़ा से सोल्व करते हैं, एक बार में आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। मैं 5 अंकों की संख्या हूँ जो 5 से तो विभाज्य है लेकिन 10 से नहीं। ठीक है, मेरे दहाई और हजारवें स्थान के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या है और 10,000वें के स्थान का अंक उसका आधा है। मैं कौन हूँ, इन पांचों में कौन है।
चलिए सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग देखें तो ऑप्शन में कह रहा मैं 5 अंकों संख्या हूँ, तो सभी 5 अंक का संख्या है, सभी इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ से सवाल का उत्तर नहीं निकल रहा है। आगे देखिए ऑप्शन से उत्तर आता है कि नहीं। अब देखिए आगे है मैं 5 से विभाज्य हूँ लेकिन 10 से नहीं, 5 से सब विभाज्य क्योंकि अंतिम में 5 है, और 10 से सभी, 10 से कोई नहीं विभाज्य होगा, यानी यहाँ तक सभी ऑप्शन जो है फुलफिल हो रहा है। चलिए यहाँ से कोई उत्तर नहीं निकल कर आ रहा है। अब है मेरे दहाई और हजार स्थान के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। देखिए दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या लिखें तो क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाता है, तो पहला अभाज्य संख्या 2 होता है और दूसरा 3, तीसरा अभाज्य संख्या 5, उसी तरह चौथा अभाज्य संख्या 7। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में कह रहा था कि मेरे दहाई और हजारवें स्थान के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य है। तो देखिए इकाई दहाई, तो दहाई और हजार यानी दूसरा और चौथा संख्या देखना है जो दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 3 और 5, कहें कि पहली अभाज्य संख्या 2 है तो दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या 5 और 3 और 5 हो जाएगा, जबकि 7 जो है चौथी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर कह रहा था दहाई और हजार दूसरी और तीसरी अभाज्य है, यानी दूसरे स्थान पर और हजारवें स्थान पर 3 और 5 होना चाहिए। देखिए दूसरे और हजारवें स्थान पर 3 और 5 किस में है, यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर 3 नहीं है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर 3 नहीं है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर 3 है और हजारवें स्थान पर 5 होना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवें स्थान पर 5 है, यानी सी नंबर फुलफिल कर रहा है। बाकी किसी ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में 3 नहीं है और तीसरे हजारवें स्थान पर 5 नहीं है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको दूसरा नियम से कैसे बनाएंगे, तो दूसरा नियम से बनाएंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे इकाई यहाँ पर दहाई, उसके बाद लिखेंगे सैकड़ा। आपको बनाना है इसी तरह जैसे हम बता दिए, क्योंकि 30 सेकंड का सवाल है, इस तरह हम आपको बेसिक समझाने का प्रयास करें। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कह रहा था 5 अंक का संख्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4 हुआ और 5वां हजार के बाद 10,000। ठीक है, अब देखिए 5 अंकों की संख्या। अब कह रहा है कि 5 से विभाज्य हूँ लेकिन 10 से नहीं, मेरे दहाई और हजारवें स्थान क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य है। तो दहाई कौन है, दहाई यहाँ होगा और दूसरी अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2 है और तो यहाँ कह रहा है दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या, दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं दहाई और हजारवें स्थान जो होगा दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है, तो दहाई यहाँ हो गया और दूसरी अभाज्य संख्या 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और हजारवें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे कह रहा था दहाई तो हम लोग लिख दिए, अब हजार जब लिखेंगे तो हजार कहाँ पर आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, तो हजार दूसरी, दहाई और हजार दूसरी और तीसरी अभाज्य है, तो पहला छोड़ के दूसरी तो यहाँ आ गया। अब हजारवां कौन सा आएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, हजारवां अभाज्य संख्या कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यह दोनों अंक निकल कर आ गया। अब आगे जो कह रहा है वो हम लोग करेंगे। सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य है, तो हम लोग जानते हैं एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम होता है वह 2 होता है, और बाकी कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य भी हो साथ में सम हो, क्योंकि आप सभी को पता है, देखिए 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या है, लेकिन सम संख्या में भी अभाज्य संख्या एकमात्र होता है वह है 2। ठीक है, तो कह रहा है, अब देखिए कह रहा है कि सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा सम अभाज्य संख्या हम लोग क्या देखे हैं, तो 2 हो जाएगा। सम अभाज्य संख्या एकमात्र संख्या होता है 2। अब आगे क्या है, और 10,000वें के स्थान का अंक उसका आधा है, इसी का आधा जो है 10,000वें हो जाएगा, अंक हो जाएगा, यानी इसका आधा जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है, इसका आधा 1 हो जाएगा, तो 10,000वां स्थान कहाँ पर आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 2 है, इसका आधा करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, अब आइए शुरू में, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ जो 5 से विभाजित है लेकिन 10 से नहीं,
तो हम लोग जानते हैं 5 से विभाजित होने वाली किसी भी संख्या के अंत में 5 होना अनिवार्य है, 5 या 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। यही संख्या हो जाएगा 15235। यहाँ पर देखिए शुरू में ही हम बाय ऑप्शन ही आप सभी को लेके चले थे, 15235 आया था। चलिए बेसिक भी बता दिए और डायरेक्ट ऑप्शन से भी कैसे बनेगा बता दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का प्रस्थीय यहाँ पर लिखा गया है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घन का भुजा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे घन का भुजा है ना, पहले और बाद में, ठीक है। कह रहा था एक घन का भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो पहले 5 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, यानी पहले 5 था, अब बाद में कितना हो गया, तो 10 हो गया। 2 गुना करेंगे, पहले तो 5 था, अब बाद में कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे ना, इसी का 2 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना 2 5 से हो जाएगा यहाँ पर 10। पहले 5 था, अब 2 गुना कर दिए तो 10 हो गया। तब कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है गुना में, मतलब कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग को दोनों घन के भुजाओं से पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग निकालना होगा। उसके बाद हम लोग को देखना है कि पहले जितना क्षेत्रफल आता है बाद में जो आ रहा है, तो बाद में जो आ रहा है वो पहले से कितना गुना आ रहा है, ठीक है। यही सवाल कह रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं भुजा 5 सेंटीमीटर वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो हो जाएगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब हम लोग इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर जब करेंगे तो 6 है तो 6 और भुजा के जगह पर 5 देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 और 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25, और यहाँ पर क्या निकल आ जाएगा, 25 गुना 6 करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं 6 गुना 125 करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अब सवाल में कह रहा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अब 5 सेंटीमीटर भुजा वाला का तो निकाल लिए, अब उसी तरह 10 सेंटीमीटर भुजा वाला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिखेंगे भुजा 10 सेंटीमीटर वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही लगेगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 है तो 6, अब भुजा के जगह पर 10 दे देंगे, क्योंकि 2 गुना होने के बाद यहाँ 10 हो गया था, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 10 दाही 100, तो यहाँ निकल कर आ जाएगा 6 गुना 100 तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है पहले जो क्षेत्रफल हो रहा था 5 सेंटीमीटर से, उसके बाद में 2 गुना होने के बाद जो भुजा का लंबाई बढ़ गया 10 सेंटीमीटर होने के बाद, अब जो है पहले से कितना अधिक हो रहा है, तो 150 पहले था 150, अब कितना हो गया, तो 600 हो गया। यहाँ पर देखते हैं कम जगह है, पहले 150 था और बाद में कितना हो गया 600। तो बताइए 150 जो है 150 से 600 जाने में कितना गुना हुआ, तो 150 600 को 150 से हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 0 0 कट जाएगा और 15 गुना 4 करेंगे 60 हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा, पहले वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के बाद और बाद वाले भुजा जब बढ़ गया उसको निकालने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना का अंतर हो गया, तो 4 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है, 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन किसमें है 4 गुना, देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, सविता एटीएम से कुछ रुपये निकालने गई, उसे 2000 के 5 नोट, 500 के 4 नोट और 100 के 9 नोट मिले। रुपये गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का नोट, 2000 का एक नोट और 100 रुपया का एक नोट कम मिला है, तो उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी। चलिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि वह कितना रुपया निकालने के लिए गई थी। उसको जानने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि वह कितना कितना रुपया का नोट उसको एटीएम से प्राप्त हुआ। चलिए, तो 2000 का हम लोग देखेंगे। 2000 का नोट हम लोग जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 के कितना नोट मिले, तो 5 नोट। चलिए, अगला प्रश्न है, सविता एटीएम से कुछ रुपये निकालने गई, उसे 2000 के 5 नोट, 500 के 4 नोट और 1000 के 9 नोट मिले। रुपये गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का नोट, 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला है। उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी। तो कितनी राशि भरी थी यह जानने के लिए सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि उसको एटीएम से कितना कितना का कितना रुपया प्राप्त हुआ, कुल मिलाकर वह राशि कितना है। चलिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं 2000 का। 2000 का कितना रुपया उसको मिला, तो लिखेंगे 2000 का। तो 2000 का कितना मिला उसको, 5 नोट मिला। तो इसको 5 से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलिए, इसको नीचे बनाते हैं। 2000 का कितना नोट मिला उसको, 2000 का 5 नोट उसे मिला। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2000 गुना 5 यानी 10,000 रुपया उसको मिला। ठीक है, 2000 से। अब 500 के कितना, 4 नोट प्राप्त हुए। 500 का हम लोग देख लेंगे। तो 500 के 4 नोट जब निकला होगा तो 5 चौका 20 यानी 500 के नोट जो निकले 4, उसका मूल्य 2000 हो जाएगा। अब है 100 के 9 नोट, 100 के कितना नोट, तो 9। तो 100 को हम लोग मूल्य निकालने के लिए 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 900 रुपया। ठीक है, अब आगे देखिए, रुपये जब निकल गया उसको गिनने के बाद उसको मालूम हुआ कि उसके पास 2000 के एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला है। तो उसने कितने रुपये भरे थे। तो हमको यह जानने के लिए सबसे पहले हम लोग यह देख लें कि उसको टोटल इन तीनों 2000 के, 500 के, 100 के जो नोट मिले उनका मूल्य कितना होता है। तो इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ 1, यानी 12,900 रुपया उसने पैसे निकालने के लिए एटीएम में भरे थे। नहीं, उसने जो भी भरा उसको कितना मिला, 12,900 रुपया मिला। जबकि यहाँ सवाल में कह रहा था कि उसने एटीएम से पैसे निकालने के लिए कितना रुपया भरा था। तो कितना भरा था यह कैसे पता चलेगा, जबकि वह पैसा को गिनी। सविता जब पैसा को अपना काउंट की तो उसको पता चला कि 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला है। तो यानी यही रुपया जो है 2000 और 100 यानी 2100 रुपया इसको कम मिला होगा, क्योंकि इन सभी को जब हम लोग गिने तो कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है इसमें उसको पता चला कि 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट एटीएम से कम प्राप्त हुआ, यानी यही दोनों का जो मूल्य होगा इतना वह एटीएम में भरी थी। यानी तब हम लोग लिखेंगे एटीएम में भरा गया मूल्य कितना हो जाएगा, तो 12,900 और प्लस 2000 और 100 तो 2100 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो वह इतना राशि
निकालने के लिए एटीएम में भरी थी, जबकि उसको इतना ही मिला। और जब वह नोट को गिनती किया तो 2000 और 100 का एक एक नोट नहीं मिला था। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना राशि वह निकालने के लिए भरी थी। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 0 और आ जाएगा। अब यहाँ से 9 1 10 के यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, यानी उसने एटीएम से निकालने के लिए 15,000 रुपया की राशि भरी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम आज का प्रश्न है, अनु एक मिठाई की दुकान में 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 4 किलो रसगुल्ला लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता, अच्छा दुकानदार जो मिठाई को भरा है, इन सारे मिठाई को जो दुकानदार भरा है उसको जिस डब्बा में भरा है उस डब्बा का अधिकतम क्षमता, कहने का मतलब उस एक डब्बा में 750 ग्राम ही मिठाई आएगा। तो सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितनी डब्बों की आवश्यकता होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको हम बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सभी प्रकार के मिठाई को सबसे पहले हम लोग जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना डब्बा में आएगा, कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए ग्राम में दिया हुआ है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे सभी को ग्राम में बदल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कौन सा मिठाई है, अन्नू एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू। अच्छा लड्डू का बात किया जा रहा, तो हम लोग लिखेंगे लड्डू, लड्डू मिठाई कितना है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 500 ग्राम, ठीक है। वहीं पर अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, ग्राम में ला लेना है, क्योंकि यहाँ पर डब्बा का जो माप है, एक डब्बा का माप 750 ग्राम है। तो 2 केजी को हम जब हम लोग ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, इसलिए 2 किलोग्राम बराबर 2 गुना 1000 करेंगे, और प्लस यह 500 ग्राम पहले से ग्राम में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1000, 2000 और 500, 2500 ग्राम, ठीक है। तो अब लड्डू का बात काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी। अब यहाँ पर देखिए जलेबी भी ले रहा है, तो 3 किलोग्राम और 250 ग्राम, इसको भी हम लोग किस में चेंज करेंगे, तो ग्राम में चेंज करेंगे। तो 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना, और उसके बाद यहाँ पर 250 पहले से ग्राम में है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए 3 गुना 1000, 3000 और 250, तो क्या हो जाएगा 3250 ग्राम, ठीक है। अब देखिए जलेबी का भी काम खत्म हो गया। अब आगे है कि 4 किलोग्राम रसगुल्ला लेती है, 4 किलोग्राम रसगुल्ला। चलिए रसगुल्ला हम लोग खाते हैं। अब रसगुल्ला, रसगुल्ला कितना लेती है 4 किलोग्राम, और यह सिर्फ किलोग्राम में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 4 किलोग्राम, इसको जब हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो 4 किलोग्राम को 1000 से गुना करेंगे किलोग्राम में बदलने के लिए, तो कितना हो जाएगा 4000 ग्राम, ठीक है, 4000 ग्राम हो जाएगा। अब कह रहा है सवाल में कि डब्बा जो है, जिस डब्बा में वह पैक किया है, एक डब्बा का माप 750 ग्राम है, तो सारी मिठाई पैक करने के लिए कितना डब्बा का आवश्यकता होगा। तो बताइए, सबसे पहले हम लोग को यह ज्ञात करना पड़ेगा कि उसने टोटल मिठाई कितना ग्राम खरीदा। तो टोटल मिठाई को जोड़ देंगे, कुल मिठाई का माप कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग लड्डू 2500, तो लिखिए यहाँ पर 2500 ग्राम, उसके बाद जलेबी 3250,
3250 ग्राम, और रसगुल्ला जो है 4000 ग्राम, है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो कुल मिठाई का माप हो जाएगा, यहाँ से 1 0, यहाँ से 5, और यहाँ से 5 और 2 7, और यहाँ से कितना 4 3 7 2 9, यानी 9750 ग्राम क्या है, टोटल मिठाई है। कुल मिठाई 9750 ग्राम, कुल मिठाई 9750 ग्राम। अब सवाल में कह रहा है कि बताइए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर एक डिब्बे का माप दिया हुआ है और कुल मिठाई का मान हम लोग को निकल गया है, तो पर कितना डिब्बा का आवश्यकता पड़ेगा, तो इतना में एक डिब्बे के माप को भाग कर देंगे, सिंपल से जो भी होगा डिब्बों की संख्या निकल कर आ जाएगा। चलिए यहाँ जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में लेते हैं 9750, इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट पेज हम लोग इसको लेते हैं बनाने के लिए 9750। चलिए हम यहाँ पर उस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक डिब्बे का माप कितना दे रखा है, 750 ग्राम, और कुल मिठाई कितना लिया है उसने, कुल मिठाई कितना लिया है, 9750 ग्राम, ठीक है। तो कुल डिब्बों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या हो जाएगा 9750 बटा एक डिब्बा का माप से भाग दे देंगे 750। देखिए यहाँ से 1 0 1 0 कट जाएगा। अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो 25 से लगा देते हैं, 25 गुना 3 75, और यहाँ पर हो जाएगा 25 गुना 3 75, अब 75 5 80 10 90 7 97, यानी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 25 नमा 225, ठीक है। 39 बार में कट गया, और यहाँ से 3 से 39 13 बार में कट जाएगा, यानी कुल डिब्बों की संख्या कितना निकल कर आ गया, 13। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अंतिम प्रश्न था, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा आज का क्लास, और आप सभी खुद से भी बनाए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह प्रीवियस ईयर के सेट प्रैक्टिस में, ठीक है। यह 7वां सेट प्रैक्टिस था। आप सभी अगर इसे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।